हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, मेटल किसके किसके साथ रिएक्शन देता है, किसके साथ रिएक्शन नहीं देता, इन सारी चीज़ों को। उसमें मैंने ये भी आप लोगों से कहा था कि कुछ धातुओं की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, कुछ धातुओं की क्रियाशीलता कम होती है। धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होना या कम होना डिपेंड करता है कि वो कितनी आसानी से अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जो धातु जितनी आसानी से, जितनी शीघ्रता के साथ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है अपनी बाहरी कोश से, उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी अधिक होती है। ओके। और दूसरा कंडीशन आप लोगों को एक चीज़ और बताया था कि कुछ धातुएं आपने देखा ठंडे पानी के साथ में रिएक्शन करता है, कुछ ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, कुछ गर्म पानी के साथ में रिएक्शन करता है। तो वो होता है, उस धातु की एक नेचर होती है रिएक्टिविटी। कोई शीघ्रता के साथ में, कोई जल्दी बहुत ही एक्सीडेंटली अगर रिएक्शन कर रहा है, इसकी मतलब उसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है। जो गर्म पानी के साथ में रिएक्शन कर रहा है उसकी अभिक्रियाशीलता कंपैरिजन टू ठंडे पानी के साथ में करने वाले मेटल के कम है। उसके बाद कुछ वाटर वेपर के साथ में करता है, तो ये सब उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। और दूसरी कंडीशन में, और इस तरीके से कौन सा धातु हमारा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सा कम अभिक्रियाशील है, कौन सा मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, अगर इस बारे में आपको जानना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, एक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी। और इसको अगर हम याद रख सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि हाँ, ये धातु ये पानी के साथ में रिएक्शन करेगा, ये धातु ये आपके डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, इसी तरह हम जान सकते हैं। ओके। आपने देखा होगा कि कुछ धातुएं डाइल्यूट एसिड के साथ में, तनु अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। क्यों निकालता है? कुछ धातुएं नहीं निकाल पाता है। क्यों नहीं निकाल पाता है? वो सारी चीज़ याद रखने के लिए हमने एक छोटा सा सीरीज तैयार करा, और ये सीरीज आपके पास ये, जिसे हम एक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। ओके। इस एक्टिविटी सीरीज में जितने भी धातुएं आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन को यहाँ पे छोड़ करके जितने भी धातुएं आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबको एक डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अरेंज किया गया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे अरेंज कर दिया गया। तो अगर एक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन देना है तो हम दे सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in a vertical column from top to bottom in a decreasing order of their reactivity is called activity series। यानी किसी भी मेटल्स को 2 या 4, 6, 10 जितनी भी धातुएं हैं उसको घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में एक सीरीज में तैयार रखना आपका क्या कहलाता है? एक्टिविटी सीरीज कहलाता है। बाकी हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम कब बढ़ते हुए रख रहे हैं या घटते हुए रख रहे हैं। अगर आप बढ़ते हुए रख रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर गोल्ड लिखेंगे, देन यहाँ पे आप सिल्वर लिखेंगे, देन मर्क्यूरी लिखेंगे, देन कॉपर लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, लेड लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, और इस तरीके से आप टॉप टू बॉटम फिर इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पे जो हमने अरेंज किया वो घटता हुआ क्रम है, यानी इसकी सक्रियता का घटता हुआ क्रम है, रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम। इससे साफ साफ पता चलता है कि जो मेटल्स आपने सबसे ऊपर लिख रखा है पोटेशियम, इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा है इतने मेटल्स में। ओके। उससे कम सोडियम की है, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम एल्युमिनियम की, उससे कम जिंक की, उससे कम आयरन की, और इस तरह से धीरे धीरे सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा हमारा? गोल्ड है। Au जो आपका लिखा है गोल्ड सबसे कम क्रियाशील धातु है। ओके। जब इतनी सी चीज हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स या सक्रियता श्रेणी के मुख्य अभिलक्षण या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। इसको हम लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना है, और मैं यहाँ पे सारी चीज आपको समझा दे रहा हूँ, इसी से ध्यान रखना है। ओके। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इससे साफ साफ पता चलता है सक्रियता के आधार
आधार पर आपने मेटल्स को टॉप टू बॉटम एक कॉलम में अरेंज किया है, एक वर्ग में आपने रखने की कोशिश किया। इससे साफ साफ पता चलता है ये जो सीरीज श्रेणी आपने तैयार किया ये मेटल का घटता हुआ सक्रियता का क्रम है। ओके, जब इतनी चीज पढ़ लेते हैं अब हम आते हैं कि यहाँ पे क्या चीज हमें फोकस करना है। जैसे इस एलिमेंट्स को आप लोग फोकस करिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है, यहां से लेकर के यहां तक का जो एलिमेंट्स आपने लिख रखा है, मेटल, लेड, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इसकी जो सक्रियता है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। और इसकी सक्रियता हाइड्रोजन से ज्यादा होने की वजह से आप इस तरह से लिख सकते हैं, द मेटल विच आर सिचुएटेड अबव द हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ओके, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है वो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है, और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है। ये पॉइंट वाइज करके आप लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि हिंदी में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मैं सारी चीज बता दे रहा हूं आप लोगों को, आप लिखिएगा। ओके, जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे वो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय है। क्लियर? अब दूसरा कंडीशन, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर है वो तनु अम्ल के साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को लाइब्रेट कर देता है। यानी अगर इसमें से पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड कुछ भी है, अगर इन सब का रिएक्शन अगर आप डाइल्यूट एसिड के साथ में कर देते, चाहे H2SO4 चाहे HCl किसी के साथ में, तो हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देगा, प्रोडक्ट बनाए KCl और H2। एक एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से चीजें बनाएंगे, ठीक है? लेकिन अगर आपने यही चीज कॉपर लिया और प्लस HCl लिया और ये डाइल्यूट आपने वर्ड लिखा तो ये रिएक्शन नहीं देगा। इसी में किसी बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्यों रिएक्शन नहीं देगा? क्योंकि हाइड्रोजन से कॉपर की अभिक्रियाशीलता कम है। दैट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम HCl और एनी एसिड। किसी एसिड से भी हाइड्रोजन को कॉपर रिप्लेस नहीं कर सकता है, ना मरकरी कर सकता है, ना सिल्वर कर सकता है, ना गोल्ड कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? यही वजह था लिखने के लिए, और ये सीरीज पढ़ना हमारा इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर? दूसरा कंडीशन, एक चीज, जो धातुएं ऊपर है वो अपने से नीचे स्थित मेटल्स को उसके जलीय विलयन से रिड्यूस कर सकता है। The metals which are situated above the series can replace metals below the series from its aqueous solution। जो मेटल ऊपर है वो अपने से नीचे वाले धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर सकता है। ओके, जैसे आपने लिखा था एक चीज जिंक लिखा था और प्लस आपने CuSO4 लिखा था और देखा था ये एक्वस मीडियम है, जलीय विलयन है, किसका? कॉपर सल्फेट का। अब जिंक क्या करेगा? इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा? ZnSO4 बना देगा और कॉपर आपका बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉपर लिया और ZnSO4 लिया तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक से नीचे है, तो कॉपर जिंक के सॉल्यूशन में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, नहीं हटा सकता, इसीलिए ये नो रिएक्शन। तो है ना इंपॉर्टेंट सीरीज, इंटरेस्टिंग सीरीज भी है, समझ भी सकते हैं कि कैसे होना है, किस तरीके से रिएक्शन होना है, ये सब बातें। ओके, इसी के बेस पे कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए कि कौन सा धातु किसको रिप्लेस करेगा, किसको रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है, जो
धातुओं की सक्रियता है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन H2O एंड डाइल्यूट एसिड, मतलब तनु अम्ल हो या वाटर हो या ऑक्सीजन हो, इसके प्रति धातुओं का जो सक्रियता है वो धीरे धीरे टॉप टू बॉटम कम होता चला जाएगा। इसीलिए जो पोटेशियम और सोडियम है ये एटम्स अगर मॉइस्चर इसको मिल जाए, हवा के संपर्क में आ जाए, नमी के संपर्क में आ जाए तो तुरंत ही आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको हमेशा किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। जबकि गोल्ड आपका हमेशा प्योर फॉर्म में पाया जाता है, क्योंकि ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना मॉइस्चर के साथ में। कभी भी अगर ये पाया जाएगा तो किस फॉर्म में पाया जाएगा? बिल्कुल प्योर फॉर्म में पाया जाएगा। क्यों प्योर फॉर्म में पाया जाएगा? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता है, नॉट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं है, इसी वजह से। बात समझ में आया? तो रिएक्टिविटी सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है? रिएक्टिविटी सीरीज से हम जान सकते हैं कौन सा धातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कौन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा, कौन हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा। ये सारी चीजें हम इस सीरीज को देख करके जान सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड इस तरह से आ जाता है, जैसे आपने लिया MgSO4 और इसका रिएक्शन आपने कैल्शियम से कर दिया, तो क्या रिएक्शन होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये धातु ऊपर है और ये धातु नीचे, और इसका जो साल्ट है ये चीज है और कैल्शियम ऊपर है, तो इसको हटा सकता है, तो CaSO4 बन सकता है और Mg12 हो सकता है। ओके, लेकिन अगर इसी जगह पे आपने कैल्शियम सल्फेट ले रखा होता और मैग्नीशियम से रिएक्ट कराता, इसको देख करके लगता है मैग्नीशियम नीचे है तो कैल्शियम को हटा नहीं सकता, तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाता है, ये रिएक्शन हमारा नहीं हो सकता था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से। तो हम कह सकते हैं जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है एसिड में से, लेकिन जो धातु नीचे है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, कम सक्रिय है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जो धातु ऊपर है वो अपने से नीचे के धातुओं को इसके एक्वस मीडियम से जलीय विलयन में से डिस्प्लेस कर सकता है। ये सारी बातें जो भी मैंने यहाँ पे रिएक्शन दिया इसको फोकस करिए, रिएक्टिविटी सीरीज को देखिए, और यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज किया गया वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी घटते हुए सक्रियता के क्रम में अरेंज किया गया है। यानी पोटेशियम की सक्रियता सबसे ज्यादा, उससे कम सोडियम की, उससे कम कैल्शियम की, उससे कम मैग्नीशियम की, उससे कम एल्युमिनियम की, उससे कम जिंक की, उससे कम आयरन की, उससे कम लेड की, उससे कम हाइड्रोजन की, उससे कम कॉपर की, उससे कम मरकरी की, उससे कम सिल्वर की, और सबसे कम आपके गोल्ड की। का एक प्लेटिनम भी होता है जो गोल्ड के भी बाद आता है, वो भी आपके प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये सब धातु इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये चीज, ठीक है। तो ये अधिक सक्रिय धातु है और ये कम सक्रिय धातु है। जो हाइड्रोजन से कम सक्रिय है उसे कम सक्रिय धातु मानेंगे। इसका मतलब ये सबसे, इस पूरे सीरीज में सबसे कम सक्रिय आपके गोल्ड हो गया और सबसे अधिक सक्रिय आपके पास पोटेशियम। सबसे मोर रिएक्टिव आपके पोटेशियम और लेस रिएक्टिव आपके गोल्ड हो गया। ओके, तो ये सीरीज समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस पे आप नोट्स तैयार करेंगे, बनाएंगे और फिर एक से एक रिएक्शन अपनी बुक से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगेगा उस चीज को भी आप पूछेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।